मोशन के एक ऑब्जेक्ट हमारे पास टू एंड फ्रो एक मेन पोजीशन के अबाउट क्या करती है, यह हमारे पास टू एंड फ्रो हमारे पास मूव करती है। इन दोनों पोजीशंस को हम क्या बोल देते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन E1, और ये एक्सट्रीम पोजीशन आपके पास क्या आ जाती है, E2। इस मेन पोजीशन के ऊपर हम बोले तो हमारी डिस्प्लेसमेंट 0 होती है, यानी कि आप यहाँ पर अपने आप को ओरिजिन पे मान सकते हो। एक्सट्रीम पे आपके डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम x इज इक्वल टू प्लस ए और x इज इक्वल टू माइनस ए आपके पास हो सकती है। और साथ ही साथ यहाँ पर मेरी वेलोसिटी मैक्सिमम, यहाँ पर मेरी वेलोसिटी 0, यहाँ पर भी मेरी वेलोसिटी 0 हो जाती है। यहाँ पर मेरे पास जो फोर्स होती है वो भी हमारे पास काम करती है। यहाँ पर मेरे पास एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है, और सेंटर पे मेरी एक्सेलरेशन 0 हो जाती है। अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन देखें, इट इज अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ मोशन। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट किसी एक मेन पोजीशन के अबाउट क्या करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है। जैसे मेरे पास यहाँ पर ये एक स्प्रिंग आपके पास आ गई, इस स्प्रिंग के साथ मैं यहाँ पर एक मास को क्या कर देता हूँ, प्लेस कर देता हूँ। ये मास हमारे पास इस स्प्रिंग से टू एंड फ्रो मूव करने की कोशिश करता है। ये जो आपका मास है इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, यहाँ कहीं पर मेरे पास एक्सट्रीम पोजीशन आ जाएगी। ये स्प्रिंग एक्सटेंड होगी तो यहाँ कहीं पर मेरे पास एक्सट्रीम पोजीशन आ जाएगी। तो ये मेरे पास आ गया E1 पहली एक्सट्रीम पोजीशन, ये मेरे पास E2, ये आपके पास क्या आ गई, सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन, और ये मेरे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इन +2। मेरा पॉइंट ये है कि मैं इस +2 के अंदर सिग्निफिकेंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इन +2, क्योंकि मैं यहाँ पर +2 के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ाऊंगा या मैं पढ़ने की अगर कोशिश करता हूं तो उसके सिग्निफिकेंस क्या वहां पर इसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल इसके हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं और जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। और इसके लिए मुझे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बिल्कुल इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए। तो मैं कैसे करूंगा, कैसे इसको समझूंगा, इसके लिए मैं जो पॉइंट्स आपको बोल रहा हूं उसके ऊपर आप ध्यान रखिएगा। नंबर 1, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर आपको 2 से 3 चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर सिस्टम समझ में आना चाहिए, सिस्टम, और सिस्टम के अंदर प्रेजेंट जितनी भी फोर्सेस हैं ये आपको पता होनी चाहिए, कितनी फोर्सेस हैं आपके पास, और हमारे पास ये फोर्सेस आपको यहाँ पर पता लगनी चाहिए। ये फोर्स व्हेन दे ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट आपके पास क्या करता है, ट्राई टू मूव from the main position, जब ये बॉडी मेन पोजीशन से निकलने की आपके पास कोशिश करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आपको ये फोर्स पता लग जाती है देन द फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, तो ये हमारे पास SHM है, अदरवाइज ये SHM नहीं। ये मेरे पास SHM को जानने की पहली एक आपके पास क्राइटेरिया, सिस्टम पहचानो, फोर्सेस को देखो। ये फोर्स बॉडी पे तब लगनी चाहिए जब बॉडी अपनी पोजीशन को लीव कर दी, या टीचर जहां पर उसको लीव करवा रहा है उस केस के अंदर हमको बताना है कि भैया यहाँ पर मेरे पास कौन सी फोर्स इसके ऊपर लग रही है। ये फोर्स अगर मेरे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है तो ये एक्सेलरेशन हमारे पास कैसी है, और हमारे पास क्या ये एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। अगर मेरी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है तो ये SHM है, अदरवाइज ये SHM नहीं है।
तो मैं +2 की एक प्रॉब्लम +1 से कैसे ओरिजिनेट होती है इसको जानने की कोशिश करूं। यहां पर मैं एक मिलता जुलता चैप्टर लेता हूं, ग्रेविटेशन। हमारे पास +2 की एक बहुत वेरी सिमिलर प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, वेरी सिमिलर प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है ग्रेविटेशन के अंदर, वेरी सिमिलर प्रॉब्लम ग्रेविटेशन के अंदर एग्जिस्ट करती है, और ये +1 का टॉपिक है। सेम प्रॉब्लम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी नजर आएगी, सेम प्रॉब्लम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी नजर आएगी। फर्क सिर्फ इतना है कि एक +1 में है और दूसरा +2 में। यहां पर हम मास की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, चार्ज की बात करेंगे। यहाँ पर हम प्रॉब्लम मास के साथ डील करते हैं, यहाँ पर चार्ज। ये मास आपके पास +1 के अंदर है और ये चार्ज आपके पास +2 के अंदर। अब मैं आपको प्रॉब्लम को डिजाइन करके बताता हूँ कि +1 के हिसाब से ये प्रॉब्लम है। इफ अगर मेरे पास मेरे पास यहाँ पर वी हैव द टू masses, we have the two masses capital M kg। मेरे पास यहाँ पर दो masses हैं M kg के, kept at distance r apart, kept at the distance r नहीं तो हम 2r ले लेते हैं, 2r apart। a third mass, हमारे पास एक थर्ड मास है, अ थर्ड मास मेरे पास यहाँ पर अ थर्ड मास है m0 kg का आपके पास, is kept at midpoint, this is kept at midpoint। एक तीसरे मास को मैंने मिड पॉइंट के ऊपर रख दिया। नाउ अब ध्यान से समझना, नाउ दिस मास, ये जो मास है मेरे पास, नाउ दिस मास इज डिस्प्लेस्ड, इस मास को मैं डिस्प्लेस कर देता हूं, डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस x। अब ध्यान से समझते चलो, बाय द डिस्टेंस x on the x-axis, on the x-axis where, जहां पर x is much smaller than r, and then released, and then released। तो ये जो मास है इसको मैं रिलीज कर देता हूं। Now predict the subsequent motion, predict the subsequent motion, predict the subsequent motion। आपने इसके बाद वाली मोशन को कंसीडर करना। ये हमारे पास जो प्रॉब्लम है ये +1 की है, ग्रेविटेशन की है, और ये प्रॉब्लम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आई। मास को टीचर किससे रिप्लेस कर देगा, चार्ज से। बाकी सारी चीजें आप देखोगे कि सेम रहेंगी। और आपने अगर ये क्वेश्चन आज अभी कर लिया तो आपने +2 का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज ही खत्म कर दिया। मैं बच्चों को बार बार ये बात कहता हूँ कि बेटा हमारी जो +2 है, +2 के अंदर कई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो प्रॉब्लम्स हमारे पास +1 से ओरिजिनेट हो जाती है। +1 के अंदर हमारा कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होता है तो हम उसको हैंडल कर पाते हैं, और इस वजह से हम मैक्सिमम चीजें +1 से करके आते हैं। पूरे +2 का सिलेबस सिर्फ 3 महीने का, ओनली 3 months यू आर रिक्वायर्ड टू डू दी होल +2 सिलेबस। कितना छोटा सा सिलेबस है, फर्क सिर्फ इतना है, टाइम कहाँ लगता है, जब मुझे +1 के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने में दिक्कत हो जाती है। तो मैं अब आपको ये प्रॉब्लम करके बताता हूँ और फिर हम देखते हैं बच्चे कि इसको कैसे सॉल्व करके +2 से रिलेट किया जाता है सोल्यूशन। जरा देखते हैं हमारे पास प्रॉब्लम क्या कहती है। मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि एक मास मेरे पास आ गया कैपिटल M kg का, यहाँ पर दूसरा मास भी आ गया कैपिटल M kg। इन दोनों के बीच में मेरे पास क्या आ गया, एक डिस्टेंस आ गया 2r का, और इन दोनों के बीच में मेरे पास 2r का डिस्टेंस है, यहाँ कहीं पर इसका मिड पॉइंट है। We have the two masses of M kg kept at the distance of 2r. A third mass m0 is kept at the midpoint. इसको मैंने मिड पॉइंट पर प्लेस कर दिया। Now this mass is displaced by the distance x. इस मास को मैं डिस्प्लेस कर देता हूं कितने डिस्टेंस से बच्चे, आपके पास x डिस्टेंस से। अगर मैं इस मास को यहां पर लेके आ जाता हूं at the distance x, what will happen? At the distance x, what will happen? ये मास को जैसे ही मैं यहां पर लेके आ जाऊंगा at the distance x, what will happen?
अब ये मास इस मास को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, बताओ जरा मुझे। हमारे पास ये वाला मास भी इस मास को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा। तो आंसर है हमारे पास ये मास इस एम नॉट मास को अट्रैक्ट करेगा। और कैसे अट्रैक्ट करेगा, अपनी डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर देगा। या हमारे पास इसको अपनी डायरेक्शन में क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ये फोर्स मेरे पास कितने के बराबर है, F1। कैसे निकालोगे, G मास M इंटू एम नॉट डिवाइडेड बाय, इन दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस कितने के बराबर है, ये r है, ये x है। तो अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस ऑफ x का स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ आपके पास r स्क्वायर प्लस ऑफ x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये फोर्स है। यही फोर्स हमारे पास ये m इस m नॉट के ऊपर लगाएगा, सेम फोर्स, सिर्फ डायरेक्शन डिफरेंट है। तो G मास m इंटू एम नॉट एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का आपके पास क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। और यहाँ पर मेरे पास ये एंगल थीटा और ये भी मेरे पास एंगल किसके बराबर आ गए, थीटा। अब इस फोर्स के मेरे पास कितने कंपोनेंट तैयार हो जाएंगे, 2 कंपोनेंट। मैं अगर यहाँ पर ध्यान से देखूं तो F1 के मेरे पास 2 कंपोनेंट तैयार हो जाएंगे। ये वाला कौन सा आ जाएगा, F1 cos ऑफ थीटा। यहाँ वाला मेरे पास कौन सा आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा F1 sin ऑफ थीटा। मेरे पास यहाँ पर F2 के 2 कंपोनेंट आ जाएंगे, बताओ कौन कौन सा। एक यहाँ की तरफ जो कि मेरे पास आ जाएगा F2 cos ऑफ थीटा और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, F2 sin ऑफ थीटा। यहाँ पर F1 और F2 बराबर, पहले तो देखो कि F1 और F2 आपके पास बराबर है, ये F के बराबर है। इसका मतलब हमारे पास ये दोनों की वैल्यू सेम है एंड देयरफॉर अब बताओ कि F1 sin थीटा एंड F2 sin थीटा ये एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे कि कैंसिल कर देंगे, सो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो ये एक दूसरे को हमारे पास कैंसिल कर देंगे, तो ये फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। बचेगी कौन सी फोर्स मेरे पास, मेरे पास यहाँ पर फोर्स बच जाएगी F2 cos थीटा, F1 cos थीटा। ये दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है, तो इस पे लगने वाली नेट फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, नेट फोर्स आ जाएगी F2 cos ऑफ थीटा प्लस ऑफ F1 cos ऑफ थीटा। क्योंकि दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम है तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा। और हाँ, इस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो आप नेगेटिव साइन भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो माइनस ऑफ 2g m m नॉट और नीचे रूट का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यहाँ पर रहेगा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। कॉस क्या होता है, बेस, बेस मेरे पास x है और हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज आपके पास कितने के बराबर है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स। सो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1 है, इसकी हाफ है, तो नेट फोर्स किसके बराबर आ जाएगा, तो मेरे पास नेट फोर्स माइनस ऑफ 2g कैपिटल M स्मॉल m x अपॉन नीचे आ जाएगा r स्क्वायर प्लस ऑफ x स्क्वायर की पावर 3/। ये नेट फोर्स आ गई, ये हमारे पास नेट फोर्स आ गई जो इस m नॉट मास पे लग रही है। ये फोर्स इस मास को कहां पर खींचना चाह रही है, ये इसको सिस्टम के दोबारा अंदर की तरफ लेके आना चाह रही है या ये फोर्स इसको सिस्टम से लीव करवाना चाह रही है। तो साफ नजर आ रहा है कि हमारे पास ये फोर्स इसको दोबारा से उसी पॉइंट पर लेके जाना चाह रही है जहां से आपने मास को हटाया था। यानी कि ये मास के ऊपर नेट फोर्स कहां की तरफ को लग रही है, टुवर्ड्स मेन पोजीशन, जहां से आपने इसको हटाया था टुवर्ड्स मेन पोजीशन। लेकिन क्या ये मास इस मेन पोजीशन पे आके रुक जाएगा,
जगजोत नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेगा। तो जैसे यहाँ पर ये क्या करेगा, ये रुक नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर रुकने का मतलब ही नहीं, इनर्शिया की वजह से मास कहाँ पर पहुंच जाएगा, यहाँ पर। फिर क्या ये मास यहाँ के बाद आगे निकल जाएगा कि वापस आएगा, फिर ये वापस आएगा। जैसे यहाँ पर इसके ऊपर नेट फोर्स लग रही है, वैसे ही जब ये मास लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो इस पे एक फोर्स यहाँ लगेगी, एक फोर्स यहाँ लगेगी, और नेट फोर्स टुवर्ड्स द मेन पोजीशन लग जाएगा। और इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, ये दोबारा से मेन पोजीशन पे आएगा, रुकेगा नहीं, आगे चला जाएगा। तो मोशन क्या बन जाएगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन बन जाएगी। जगजोत, अगर मान लिया जाए कि आपने यूनिवर्सल बुक को किया है, मान लेते हैं कि हमने यूनिवर्सल बुक को किया बच्चे, तो उसके अंदर आप देखिएगा कि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है एसएचएम का, अगर मिलता है तो मुझे होगा, पक्का होगा, ठीक है। अब बिल्कुल है बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये चीज जिस बच्चे ने इसको कर लिया, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ बच्चे कि ये चीज +1 में क्यों करवाई जाती है, ताकि बच्चे की +2 निकल जाए। अब +2 के अंदर ये चीज दोबारा से आती है, सिर्फ चार्ज की जगह, मास की जगह चार्ज आ जाएगा और कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, बाकी सारे आंसर सेम है। आपको लगेगा ये सर आंसर में तो कोई चेंज नहीं लेके आए। अब एक और चीज है, मेरे पास यहाँ पर x क्या है, मच स्मॉलर देन r, x इज मच स्मॉलर देन r, x इज मच स्मॉलर देन r का मतलब जहां पर x और r मेरे पास आ रहे हैं, वहां में से मैं किसको इग्नोर कर दूंगा, मैं x को इग्नोर कर दूंगा। तो ये नेट फोर्स है। फोर्स किसके बराबर होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, माइनस ऑफ 2g कैपिटल M इनटू m0 इनटू x, और नीचे मेरे पास r की पावर का क्या आ जाएगा बच्चे 3, क्योंकि मैं x स्क्वायर को इग्नोर कर दूंगा क्योंकि ये बहुत छोटा है एज कंपेयर टू दी r। अब जरा ध्यान से देखो, m0 से m0 कैंसिल, क्या अब जो एक्सेलरेशन आ रही है -2gmx/r³, क्या ये जो अब मेरे पास यहाँ पर एक्सेलरेशन आ रही है, क्या जो मेरे पास एक्सेलरेशन आ रही है, क्या वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है? यस, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -ω² इनटू x। यहाँ पर ये x है, तो बच्चे बताओ यहाँ पर ω² किसके बराबर हो जाएगा, 2gm/r³। ये SHM के साथ कोरिलेट हो रहा है एंड देयरफॉर मेरे पास बताओ कि ω² किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज 2gm/r³। तो मेरे पास ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा, √2gm/r³, और मेरे पास यहाँ पर 2π/T इज इक्वल टू √2gm/ मेरे पास r³, और मेरे पास कैपिटल T टाइम पीरियड किसके बराबर होगा, तो बता सकते हो, तो ये आ जाएगा 2π√r³/2g। आप ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो बच्चे नेक्स्ट ईयर किसी भी एग्जाम के अंदर, ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज एक या दो बच्चे मेरे पास पहुंचे थे और मैंने उनको जो क्वेश्चन करवाया, और फिर मैंने वो क्वेश्चन +2 के अंदर, ये बच्चे वो +1 के मैं उनको कॉन्सेप्ट कराया था, मैंने +1 के कॉन्सेप्ट से उनको ओलंपियाड का एक क्वेश्चन, जो इस साल ओलंपियाड के अंदर एक क्वेश्चन आ रखा था, मैंने क्वेश्चन दिखाया और उनको प्रेडिक्ट हो गया कि सही आंसर कौन सा, मतलब कि उन्होंने कैलकुलेट भी नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं की। फर्स्ट ऑप्शन सर नहीं हो सकती, सेकंड भी नहीं हो सकती, थर्ड तो हो ही नहीं सकती, तो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। और वो क्वेश्चन था +2 का, लेकिन जब मैंने +1 का कॉन्सेप्ट उनको सिखाया तो उन्होंने +2 का क्वेश्चन क्रैक कर लिया, इंडियन फिजिक्स ओलंपियाड का, जो पिछले संडे को पेपर हुआ। तो कुछ मुश्किल नहीं है भाई, हमारे पास क्या है कि एक राइट, मतलब कि ये चीज आपको दोबारा दोबारा पूछी जाएगी। ये सेम चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तभी तो कहा जाता है कि जिसने SHM कर लिया उसने सारे चैप्टर्स कर लिए। और कोई बच्चा बोलता है सर मुझे कोई चैप्टर नहीं आता, SHM आता है, मैं बोलता हूँ तेरे को सब कुछ आता है। और अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर मुझे सब कुछ आता है, SHM नहीं आता, तो मतलब उसको कुछ भी नहीं आता। सिंपल हार्मोनिक मोशन, हर चैप्टर में
दो दो तीन तीन प्रॉब्लम्स है। जैसे ये ग्रेविटेशन के अंदर 3 प्रॉब्लम्स आती है सिंपल हार्मोनिक मोशन, और वैसे बच्चे हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 5 प्रॉब्लम है, मैग्नेटिज्म के अंदर है, तो ये मुझे आनी चाहिए, मुझे कंपैरिजन करना आना चाहिए। मैं आपको एक चीज आज और सिखाता हूं, इसमें से किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझसे पूछ सकता है। जगजोत, रक्षित, पार्थ, पार्थ कोई डाउट है बच्चे? नहीं बेटा सर। कोई डाउट है पार्थ? नहीं सर। पक्का श्योर? मेरे को लग रहा है मेरी आवाज तो कम नहीं है। नो ऑडिबल है मेरी आवाज बच्चे? यस सर, ऑडिबल है। तो ये मेरे पास मैंने बहुत सोच समझ के एक प्रॉब्लम ली, और इस प्रॉब्लम से बच्चे मैंने आपको अंडरस्टैंड कराया ग्रेविटेशन, वेक्टर भी हो गया, कंपोनेंट भी हो गया, फोर्स भी होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी हो गया, और ग्रेविटेशन भी हो गया, जिसका इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेना देना। तो ये पॉइंट याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है? नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ द नल, जो +1 में भी है और +2 में भी। ये हमारे पास +1 एंड +2 दोनों के अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और +2 के अंदर ये नल पॉइंट आपके पास आ जाता है। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है, और फिर दोबारा ये हमारे पास मैग्नेटिज्म के अंदर आता है। एक बच्चे मैग्नेटिज्म, +1 में ये नल पॉइंट का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही जगह पे आता है, ग्रेविटेशन। So we have only one concept of the null point in the gravitation. Null point is the location. This is the location in the space. In the space where the force, where the force or the field is zero. Where the force or the field is zero due to the multiple masses. अब देखो मास करता क्या, मेरे पास अगर कोई मास है कैपिटल M kg का, वो अपने पास रखे हुए किसी भी m0 मास को क्या करने की कोशिश करता है? अपनी तरफ क्या करने की कोशिश करता है? अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। अगर इस कैपिटल M मास और इस स्मॉल m0 मास के बीच का डिस्टेंस मेरे पास r मीटर के बराबर, अगर ये डिस्टेंस हमारे पास कितने के बराबर है? r मीटर के बराबर है, तो हमारे पास ये ग्रेविटेशनल फोर्स कितने के बराबर हो जाती है? तो फोर्स ऑन m0 ये हमारे पास क्या आ जाएगी? G कैपिटल M स्मॉल m0 डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पर मेरे पास एक और मास है m डैश kg का, ये m डैश kg m0 kg से r डैश डिस्टेंस के ऊपर है, r डैश मीटर के डिस्टेंस पे, ये मेरे पास इससे कितने डिस्टेंस पे है? r डैश मीटर के डिस्टेंस पे। अब एक बात बताओ, ये कैपिटल M डैश मास इस m0 मास को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये कहाँ की तरफ को अट्रैक्ट कर जाएगा? अपनी डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर जाएगा। ये जो हमारे पास फोर्स होगी ये कितने के बराबर होगी? तो फोर्स ड्यू टू द सेकंड मास m0 कितने के बराबर आ जाएगी? G कैपिटल M m0 डिवाइडेड बाई r डैश का स्क्वायर, ये m डैश। ये दोनों फोर्सेस अट्रैक्टिव होती, ये दोनों फोर्सेस अट्रैक्टिव है, यानी कि m0 को कैपिटल M भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, और हमारे पास m0 को m डैश भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट है और इक्वल भी हो जाए, तो बताओ m0 पे नेट फोर्स कितनी लग जाएगी? इफ अगर मेरे पास F एंड F डैश बिकम्स इक्वल, ये हमारे पास इक्वल है, ऑपोजिट तो है ही है बच्चे, लेकिन अगर यह हमारे पास इक्वल भी हो जाती है, देखो ये F और F डैश ऑपोजिट तो है ही है, क्योंकि m0 को कैपिटल M भी अट्रैक्ट करवाना चाह रहे और m0 को m डैश भी अट्रैक्ट करवाना चाह रहे। अगर ये दोनों मेरे पास यहाँ पर क्या है बच्चे? ऑपोजिट, और अगर इक्वल भी हो जाए, तो बताओ बच्चे हमारे पास देन नेट फोर्स ऑन m0 कितने के बराबर हो जाएगी?
तो नेट फोर्स ऑन एम नॉट विल बी इक्वल टू 0। ये बच्चा हमारे पास नेट फोर्स इस पे 0 हो जाएगी एंड देयरफॉर एम नॉट इज सेड टू बी located at null point, said to be located at null point, located at null point। तो हम यहां पर बोलेंगे कि एम नॉट मास कहां पर लोकेटेड है, यह हमारे पास एक नल पॉइंट के ऊपर लोकेटेड है, यह हमारे पास नल पॉइंट पे लोकेटेड है, क्योंकि यहां पर इस पे नेट फोर्स किसके बराबर है, 0 के बराबर, क्योंकि जितनी फोर्स एम लगा रहा है उतनी एम डैश लगा रहा है, एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर, ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट भी, तो इस वजह से हम यहां पर बोलेंगे कि इस पे नेट फोर्स क्या है, 0 के बराबर। तो नेट फोर्स 0 होने से ये नल पॉइंट पर बैठ गया। नेक्स्ट वन, चलो बात समझ में आती है, लेकिन पॉइंट हमारे पास यहां पर अब शुरू होता है, और पॉइंट हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन आता है मेरे पास यहां पर। क्वेश्चन क्या है कि इफ, अगर मेरे पास वी हैव टू मासेस, वी हैव द टू मासेस, मेरे पास यहाँ पर दो मासेस हैं 64 kg एंड 4 kg, 64 kg एंड 4 kg लोकेटेड, जो कि आपके पास लोकेटेड है एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, फ्रॉम ईच अदर, फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूर लोकेटेड है। एक 64 kg है और दूसरा बच्चा हमारे पास 4 kg। वेयर शुड, अब ध्यान से समझना, वेयर शुड अ मास ऑफ 1 kg, मास ऑफ 1 kg बी प्लेस्ड, उसको हम प्लेस करेंगे, बी प्लेस्ड सो दैट, ताकि हमारे पास नेट फोर्स ऑन 1 kg, नेट फोर्स ऑन 1 kg इज 0। अब कमाल की बात यह है कि जब ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा तो वहां पर मास की जगह क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, और कुछ चेंज नहीं, मास की जगह क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, और कुछ नहीं। सबसे पहले यहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं, मेरे पास यहां पर दो मासेस हैं 64 kg, और पार्थ मेरे पास दूसरा कौन सा है आपके पास, यहाँ पर 4 kg, मेरे पास दो मासेस हैं। इन दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस आपके पास कितने के बराबर है, यह हमारे पास कितने के बराबर है, 20 सेंटीमीटर। यह हमारे पास कितने के बराबर है, 20 सेंटीमीटर। यह हमारे पास कितने के बराबर है, 20 सेंटीमीटर। तो एक 64 kg, एक 4 kg। अब ध्यान से मेरी बात को समझ, 64 बड़ा के आपके पास 4 बड़ा, तो 64 बड़ा। याद रखना, हमेशा जो तीसरा मास है जिस पे नेट फोर्स 0 लग रही है, वो छोटे मास के पास होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो तीसरा चार्ज आप रखोगे, वो किसके पास रखोगे, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड छोटा। तो हमारे पास 464, तो नल पॉइंट लाई करेगा 4 kg। कई बार बच्चा क्या गलती कर देता है, मिड पॉइंट पर रख देता है। मिड पॉइंट पर वो तब आएगा जब हमारे पास दोनों मासेस इक्वल होंगे, तो वो दोनों से इक्वल दूरी पे रहेगा। लेकिन अगर एक मास बड़ा है और एक मास छोटा है, तो यह हमारे पास किसके पास लाई करेगा, यह हमारे पास लाई करेगा 4 kg के मास के पास, 4 kg के मास के पास। तो ये आ गया मेरे पास 1 kg। 4 kg और 1 kg के बीच का डिस्टेंस मेरे पास कितने के बराबर आ गया, x के बराबर। तो 1 kg और 64 kg के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, 20 माइनस x। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 20 माइनस ऑफ x, 20 माइनस ऑफ x। अब क्योंकि इस पे नेट फोर्स 0 है, तो मतलब 64 kg जितनी फोर्स इस पे लगाएगा, लेट दिस फोर्स बी F, और हमारे पास 4 kg 1 kg पे जितनी फोर्स लगाएगा, लेट दिस फोर्स बी इक्वल टू F2। ये दोनों फोर्सेस अगर इक्वल और क्या हो जाए, ऑपोजिट, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, 0। तो नेट फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास F1 फोर्स किसके बराबर है, तो G इंटू 64 मल्टीप्लाइड बाई 4, आपके पास 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई, नीचे मेरे पास कितना आ गया, 20 माइनस एक्स का स्क्वायर। मेरे पास F2 की वैल्यू कितने के बराबर है, G
इंटू 4 इंटू 1, देखो इन दोनों मासेस के बीच में निकालना, डिवाइडेड बाय, मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा आपके लिए x प्लस, तो नीचे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा x का होल स्क्वायर। ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट तो हैं, लेकिन अगर इक्वल हो जाए तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी 0। तो g इंटू 64 अपॉन 20 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू g इंटू 4 अपॉन x का स्क्वायर। तो g से g आपके पास कैंसिल, ये 4 कैंसिल होके कितना आ जाएगा 16। अगर मैं यहां पर इनका रूट ले लेता हूं तो मेरे पास क्या आएगा 4 अपॉन 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। मैंने रूट ले लिया तो मेरे पास आ गया 4x इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स और 5x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ गई लोकेशन 1 kg को रखोगे कहां पर। एक मेथड तो ये, लेकिन मेरे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टकट मेथड भी है, एक ट्रिक भी है बच्चे, जिससे आप ये क्वेश्चन बड़ी जल्दी निकाल सकते हो। लेकिन ये ट्रिक तो आपको आनी चाहिए और ये ट्रिक इलेक्ट्रो प्लस 2 में काम आएगी, बिल्कुल 101% मैग्नेटिज्म तक काम आती है। ये बड़े कमाल की ट्रिक है, अगर ये ट्रिक पे आपका कंट्रोल हो जाए तो यार आपके लिए तो कोई क्वेश्चन मुश्किल रहेगा नहीं। ट्रिक क्या कहती है कि मुझे x निकालना है, x कहां से दूर है बच्चे 4 kg से, तो ध्यान से समझना, मुझे x निकालना है और टोटल डिस्टेंस दोनों मासेस के बीच का कितना है 20 सेंटीमीटर। अंडर रूट लगा लेना है, नीचे लाइन लगा देनी है, यहां पर ब्रैकेट और लास्ट में मेरे पास प्लस। यहां पर अंडर रूट के अंदर डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 kg आएगा और ऊपर मेरे पास 64 आएगा। डिनोमिनेटर में 4 क्यों आएगा, क्योंकि मुझे x 4 से निकालना है। सर अगर ये डिस्टेंस 64 से निकालना होता तो नीचे 64 होता, ऊपर 4 होता, ब्रैकेट क्लोज करो +1। रूट 1 के ऊपर नहीं जाएगा, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना आ जाएगा 16। 16 का रूट कितना होता है, 16 का रूट कितना होता है 4, 4 + 1 कितना होता है 5। तो आपके पास x इज इक्वल टू 20 अपॉन 5। तो बताओ आंसर कितने के बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर। तो ये ट्रिक हमारे काम आ जाएगी। ये ट्रिक बड़े कमाल की है और ये बड़ी जल्दी हमारे पास यहाँ पर हमारे काम आएगी। ये ट्रिक हमारे लिए बहुत काम की और मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको और करके बताता हूं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। लेकिन आपको डाउट अगर कोई है तो पूछना पड़ेगा, डाउट है तो आपको वो पूछना पड़ेगा। देखते क्वेश्चन क्या बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन ये है, ये मेरे पास एक मास है और ये मेरे पास एक दूसरा मास है। सपोज कि मेरे पास यहाँ पर ये मास आ गया 72 kg और ये मास मेरे पास आ गया 8 आपके पास यहाँ पर kg और मेरे पास इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर और मुझे यहाँ पर लोकेट करना है नल पॉइंट। लोकेट नल पॉइंट, लोकेट नल पॉइंट, या टीचर आपको क्या बोलेगा वेयर थर्ड मास बी प्लेस्ड, थर्ड मास बी प्लेस्ड, थर्ड मास बी प्लेस्ड। यहां पर मैं थर्ड मास को कहां पर प्लेस करूं सो दैट नेट ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0। नेट ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0। ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0। फोर्स इज 0। तो मेरे पास नेट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाए 0। कैसे करेंगे, तो ये 72 है, ये 8 है, तो नल पॉइंट हमारे पास 8 kg के पास लाई करेगा। तो ये नल पॉइंट आ गया, मैं इसको n से डिनोट कर देता हूं। तो ये डिस्टेंस 8 kg से कितना आ गया x आ गया। क्योंकि मुझे यहाँ पर x निकालना है तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ पर एक लाइन खींच ली और ऊपर हमारे पास कितना आ गया 40 आ गया, नीचे मेरे पास अंडर रूट, क्योंकि डिस्टेंस 8 से निकालना है तो 8 आ गया नीचे, 72 आ गया ऊपर, ब्रैकेट क्लोज कर दिए और प्लस ऊपर। तो ये मेरे पास कैंसिल होके कितना आ गया 9 और 9 का रूट कितना होता है 3, 3 + 1 कितना होता है 4। तो आपके पास x की वैल्यू कितने के बराबर आ गई 10 सेंटीमीटर।
लॉजिक क्वेश्चन सॉल्व। और सेम क्वेश्चन +2 में भी आएगा, लेकिन वो एक तो मास की जगह आपके पास क्या ले लेगा, चार्ज ले लेगा, और यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह क्या ले लेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कई बार बच्चा हैरान होता है कि जब हम किसी बच्चे को बोलते हैं अरे यार कोई बच्चा जो था ना वो 7th 8th क्लास से फिजिक्स पढ़ रहा है, तो बच्चे को लगता है कि यार सर जो कह रहे हैं वो शायद से गलत है, ऐसे थोड़ा हो सकता है, कोई बच्चा ऐसा थोड़ा हो सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो +1 में ही +2 की तैयारी स्टार्ट हो जाती है, आपको धीरे 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 उसका अंदाजा होने लग जाता है। जैसे मेरे पास, अब देखते हैं कौन बच्चा इस क्वेश्चन को करके बताएगा। देखते हैं अब आपके पास यहाँ पर कौन ऐसा बच्चा है जो इस क्वेश्चन को करके बताएगा। बोलो 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 पार्थ। सर जो आपने शॉर्टकट बताया ये वाला हम स्कूल में भी अप्लाई कर सकते हैं कि हमें लॉन्ग में करना पड़ेगा? बड़े ध्यान से देखो, ये शॉर्टकट मैंने क्यों बनाया, क्योंकि टर्म 1 के अंदर पेपर क्या आना था बच्चे बताओ जरा, ऑब्जेक्टिव आना था, हाँ या ना। अब बच्चा थोड़ा सा घबराता तो है कि सर अगर ऑब्जेक्टिव है सर श्योर शॉर्ट बता दो ऐसा हो जिसमें आपके पास क्या लग सके, टाइम कम लग सके, तो फिर ये वहां पर मैंने बता दिया था। अभी अगर आपको MCQ आता है तो कोई डर नहीं है पार्थ, हाँ या ना बच्चे, तो कोई डर नहीं है पार्थ। Yes, sir. लेकिन पार्थ अगर मान लो कि टीचर बोलते हैं सब्जेक्टिव तो हम उसके लिए भी तैयार है, फिर हम पूरा का पूरा करके बताएंगे। लेकिन इसको हैंडी रखना है। देख अब पता क्या होता है, कई बार होता है कि मैं एग्जाम के अंदर बैठा हूँ, मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, है ना, और यार मेरे पास टाइम बच गया कम पार्थ। अब वहां पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फॉर्मूला स्टार्ट करके, मुझे पता है शॉर्टकट से कि आंसर 9 सेंटीमीटर आना, तो मैं लास्ट में 9 सेंटीमीटर लिख के उसको बड़ी जल्दी जल्दी क्या कर सकता हूँ, फिलअप कर सकते हैं ना, फायदा हो जाएगा हमारे पास। स्कूल के अंदर क्या करना है, अगर 1 मार्क्स का आता है तो डायरेक्ट आंसर, शॉर्टकट नहीं लिखना, मतलब ये पूरा ये फॉर्मूला नहीं लिखना, वहां पर फॉर्मूला लिखोगे फिर थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा, फिर टीचर बोलेगा कहाँ से देखा, क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है, मैं बच्चों को एडवाइस करता हूँ, जैसे मैं बच्चों को एडवाइस करता हूँ कि वाइवा में सभी क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं देने। अब कई बच्चे मानते हैं, कई बच्चे नहीं मानते। तो आज अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे का फोन आ रखा था, क्या सर आपने बिल्कुल सही बोला। मैं बोला क्यों, क्या हुआ, कहता मैंने केमिस्ट्री का पहला आंसर दे दिया, दूसरा दे दिया, तीसरा दे दिया। टीचर बोलता चलो ये तो आपको आता है, अब ऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं। कहता सर मेरे को ऑर्गेनिक आती नहीं थी। तो मैंने बोला कि बस उतना करो, मतलब कि देखो पेपर देना पार्थ एक बहुत तगड़ी आर्ट है ना, तो ये आर्ट बच्चों को आती है, तुमको आती है आर्ट, बस उसको आपने रीडिफाइन करना। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर लिख दिया, ऑब्जेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं। जहां पर तुमने देखा 3 मार्क्स का तो भैया फिर पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों मेथड के लिए चले क्वेश्चन करके देखे। चलो एक क्वेश्चन करके बताओ कि मेरे पास मान लिया जाए कि यहाँ पर मान लिया जाए कि मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज आ गया, मैं अब चार्ज के लिए चलता हूँ, देखता हूँ आप में से कोई बच्चा इसको हैंडल कर पाएगा। ये 2Q का चार्ज है और ये 8 आपके पास Q का चार्ज है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास आ गया 12 सेंटीमीटर। और मेरे को ये बताना है, मैं +2 का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बी रेडी फॉर दैट वन। +1 से अब मैं +2 जंप कर गया हूँ, पहले चैप्टर का +2 के पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, देखते हैं कौन बच्चा कर पाएगा। और मेरे पास है वेयर शुड थर्ड चार्ज, मैंने क्या बोला, +2 के पहले चैप्टर के लास्ट टॉपिक का क्वेश्चन, लास्ट शुरुआत का भी नहीं, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड, थर्ड चार्ज be placed to experience zero electrostatic force, to experience zero electrostatic force, zero electrostatic force, zero electrostatic। 4 सेंटीमीटर। अब देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर कामयाब हो पाए। पहले तो नल पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा ये बताओ, 2Q के पास। 2Q के पास। और ये नल पॉइंट आ गया, ये मेरे पास x आ गया, x इज इक्वल टू 12, यहाँ पर रूट लगा दिया, और ऊपर 8Q नीचे 2Q, ब्रैकेट क्लोज, +1 ये कैंसल, और ये 4 का रूट कितना होता है 2, 2 + 1 3, तो आंसर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। +2 की शुरुआत भी होगी, +2 का एक क्वेश्चन भी हमने कर लिया, और ये क्वेश्चन आप किसी भी बुक में देखोगे आपको नजर आएगा। ठीक है, और ऐसा ही क्वेश्चन इस साल MCQ वालों ने पूछा हुआ था। अब MCQ वालों ने पूछ रखा था
तो जनरल सी जाहिर सी बात है बच्चे के बच्चों ने फटाफट लगा कर करा दिया। हाँ, उसके अंदर एक उन्होंने कर रखी थी कि एक चार्ज को उसने ओरिजिन पे ले लिया था, तो वो डिस्टेंस को मेजर करना स्लाइटली क्या हो गया था बच्चों के लिए, कई बच्चों के लिए मुश्किल था, लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने शॉर्टकट की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ये पावर, दिस इज द रियल पावर। आप बाकी बच्चों की भीड़ से तभी अलग हो पाओगे जब आपके अंदर कुछ स्पेशल होगा। आप कोई स्पेशल काम करोगे, हमारा दिमाग स्पेशल है ऐसा कुछ नहीं होता, किसी का दिमाग स्पेशल नहीं होता। हमारी डेडिकेशन, हमारा स्टडी, कुछ ऐसा काम करना एक्सेप्शनल कि हम दुनिया की भीड़ से खड़े हो जाए। तो बेटा वो काम, वो पावर ऐसी आती है। चलो आगे चलते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि ग्रेविटेशन का एक कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पर कैसे लगता है। फिर हमारे पास ग्रेविटेशन का एक और कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और मैग्नेटिज्म के अंदर, दोनों के अंदर बच्चे कहीं ना कहीं यूज हो सकते हैं, और वो है बच्चा हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पर मास है, वहां पर चार्ज है, सेंट्रीपिटल फोर्स। टीचर बोलेगा कि मेरे पास यहाँ पर एक मास है कैपिटल M kg का, इसके पास एक छोटा मास है m0 kg का, और ये हमारे पास यहाँ से r डिस्टेंस के ऊपर क्या कर रहे हैं, एक सर्कल के अंदर रोटेट कर। टीचर क्या क्या पूछ सकता है, टीचर यहाँ पर वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये तीन चीजें पूछ सकते हैं, वेलोसिटी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले सर्कुलर मोशन पे जाने के लिए आपकी जो वेलोसिटी है वो फोर्स के बिल्कुल क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये फोर्स है, ये वेलोसिटी है, और दोनों के बीच का एंगल मेरे पास क्या आ गया, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री बच्चे हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर जो फोर्स है मेरे पास वो किसके बराबर है, G मास M इंटू m0 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। और याद रखना ये फोर्स हमारे पास क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी। अगर कोई वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाती है, देन दिस फोर्स इज टर्म्ड एज टू बी दी सेंट्रीपिटल फोर्स। हम इस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स की कैटेगरी के अंदर लेके आते हैं। दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड देयरफॉर अब हमारे पास क्या आ गया, G कैपिटल M इंटू m0 आपके पास डिवाइडेड बाय, हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, r स्क्वायर इज इक्वल टू m0 इंटू v स्क्वायर अपॉन r। क्योंकि हमारे पास ये फोर्स और ये बच्चा हमारे पास वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो ये फोर्स किसकी तरह काम करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। तो m0 से हमारे पास m0 कैंसिल, ये r से ये वाला r कैंसिल, तो मेरे पास v स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, कैपिटल G M डिवाइडेड बाई r। तो ये वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ G M अपॉन r। सेम सिचुएशन हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आएगी, फर्क सिर्फ इतना है कि अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा और बाहर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा, बाहर नेगेटिव चार्ज, फोर्स का एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। रिमेंबर वी हैव द कॉन्सेप्ट इन द फिजिक्स, नॉट द टॉपिक्स इन द फिजिक्स। टॉपिक्स कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं, जैसे नल पॉइंट का कॉन्सेप्ट है, टॉपिक अलग अलग हो सकते हैं, ग्राफ का कॉन्सेप्ट है, टॉपिक अलग अलग हो सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट है, टॉपिक अलग अलग हो सकते हैं। तो हम टॉपिक के ऊपर ध्यान देते हैं, कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान नहीं देते। अगर हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे तो अगर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, +1 और +2 कभी भूलेगी नहीं। और फिर मेरे पास यहाँ पर टाइम आ गया, टाइम किसके बराबर आ गया, 2 पाई r अपॉन आपके पास v आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, वी हैव 2 पाई इंटू r बाई v। तो r रेडियस है क्योंकि सरकमफ्रेंस है, टाइम पीरियड गोल घूमने का, तो 2 पाई r सरकमफ्रेंस है, v स्पीड है, तो v स्पीड कितने के बराबर आ जाएगी, Gm अपॉन r। तो मेरा टाइम पीरियड किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज 2 पाई r की पावर ऊपर चली जाएगी तो r1 प्लस ऑफ हाफ 3/2 और नीचे अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, g। और मेरे पास यहाँ पर अब टाइम पीरियड की वैल्यू किसके बराबर आ गई, वी हैव द टाइम पीरियड इज 2 पाई r की पावर 3/2 अंडर रूट ऑफ g। तो ये मेरे पास आ गया।
टाइम का इनवर्स मेरे पास क्या हो जाती है, तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी बच्चे हमारे पास हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चे, जो आपने देखनी है बच्चे, अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म के अंदर ताकत चाहता हूं कि मैं क्वेश्चन करते ही मेरे को देखते ही समझ में आ जाए, आपके दो चैप्टर बहुत अच्छे से होने चाहिए, एक ग्रेविटेशन और दूसरा वेक्टर्स, ठीक है। सो अभी के लिए बच्चे हम इसको फिनिश करते हैं, कल हम कुछ नए टॉपिक्स लेके आएंगे, तब तक आप ग्रेविटेशन के अंदर ज्यादा नहीं पढ़ना, ग्रेविटेशन के अंदर आपने एस्केप वेलोसिटी से पहले पहले वाले सारे कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लेने हैं। कल हम डाउट्स देखेंगे, कुछ और क्वेश्चन +1 और +2 के में मिलाकर लेके आऊंगा, ठीक है। तो तब तक आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ओके, बाय बाय।